हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 के फाउंडेशन चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आप लोगों को बड़े प्यार से कंसेप्ट क्लैरिटी भी प्रोवाइड करते हैं और काफी प्यार से पढ़ाते भी हैं एक फन तरीके से। तो आज बच्चों, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग ये क्लियर करेंगे कि जो बेल्जियम कंट्री है वहां पर कौन सी प्रॉब्लम चल रही थी और ये प्रॉब्लम आती क्यों है। सो बेसिकली बच्चों, हम लोगों को ना इस चैप्टर के अंदर दो कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका, और दोनों के एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको ये समझना है कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। लेकिन आज के इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम की बात करेंगे, बेल्जियम की कहानी को समझेंगे। बड़ी मनोरंजक सी कहानी है, काफी मजा आने वाला है। लेकिन इस कहानी को चालू करने से पहले ये तीन टर्म्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं जो बार बार बच्चों को कंफ्यूजन आती है, एथनिक, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी। बच्चों, ये तीनों चीजें बड़ी सिंपल सी हैं, पहले इनको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एथनिक शब्द का मतलब होता है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि सामाजिक रूप में जब एक विभाजन क्रिएट हो जाता है लोगों के अलग अलग कल्चर की वजह से। अब बच्चों, ये अलग अलग कल्चर का क्या मतलब है, अलग अलग संस्कृति का क्या मतलब है। जैसे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया लैंग्वेज के बेसिस पर, कि जो लोग सपोज इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हिंदी बोलने वाले एक अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप, पंजाबी बोलने वाले अलग, मराठी बोलने वाले अलग, तो एक तरीके से एक डिवीजन क्रिएट हो गया इन लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, आपके रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है ये डिवीजन, आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे हो सकता है, रीजन के बेसिस पे हो सकता है। सो कल्चर, जब आप एक तरीके से एक ग्रुप एक कल्चर शेयर करता है, दूसरा ग्रुप दूसरा कल्चर शेयर करता है और उनके बीच में जो डिवीजन क्रिएट होता है, दैट इज व्हाट द एथनिक डिफरेंस मींस। ठीक है, बट जब हम बेल्जियम की बात करेंगे तो हमें सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे एथनिक डिवीजन को समझना है। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज, भाषा के बेसिस पे समझना है। अभी वो बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन उस पर बात पे आते हैं। अभी दो और शब्द जो अच्छे से समझने हैं, एक तो मेजॉरिटी, माइनॉरिटी। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स है। मेजॉरिटी का मतलब है जो लोग ज्यादा होते हैं नंबर्स में, माइनॉरिटी का मतलब दोज हु आर फ्यूअर इन नंबर्स, लेसर इन नंबर्स, नंबर में कम होना। ठीक है, तो मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक होना, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक होना। आई होप ये तीनों ही टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई हैं। अब जरा चलते हैं इसको हटाकर बेल्जियम के ऊपर। देखिए बच्चा पार्टी, बेल्जियम जो है कहां पे है कंट्री? बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, छोटू सी कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। दूसरी चीज यह है कि इट इज स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। भाई, इतनी छोटा देश है कि अगर तुम हरियाणा के हमारे स्टेट से भी कंपेयर करोगे ना, तो हमारा तो वो स्टेट है, उस स्टेट से भी छोटा एरिया है बेल्जियम का। साथ ही में बेल्जियम जो कंट्री है ये अपने बॉर्डर्स किस किस के साथ शेयर करती है? फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये 4 कंट्रीज जिसके साथ बेल्जियम अपने बॉर्डर्स को शेयर करती है। तो फ्रांस भी है, लग्जमबर्ग भी है, नीदरलैंड्स भी है, जर्मनी भी है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहां पर अब वही टर्म आ गया, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। है तो छोटू सी कंट्री, लेकिन उस छोटू सी कंट्री के अंदर जो एथनिक डिवीजन है या फिर बच्चों जो एथनिसिटीज हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कंट्री इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यार एक्सप्लेन कि व्हाई द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम इज कॉम्प्लेक्स, या व्हाई इज इट कॉम्प्लिकेटेड, क्यों है कॉम्प्लिकेटेड। चलिए समझते हैं। देखिए यहां पर मैप पे ही दिखा देती हूं डायरेक्ट, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो यार ये ना पूरा बेल्जियम है, बेल्जियम का मैप आपको यहां पर दिख रहा है। अब इस बेल्जियम के मैप के अंदर ना 2 रीजन्स हैं। 2 रीजन्स कौन से हैं? एक है यहां पर फ्लेमिश रीजन, एक है वेलोनिया रीजन। तो यहां पर आपको दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो मैं बता देती हूं, ये जो ब्लू कलर से है ना, ये है हमारा फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन है? फ्लेमिश रीजन। और ये जो व्हाइटिश कलर का आपको दिख रहा है, थोड़ा येलोइश शेड में, ठीक है, ये वाला रीजन है वेलोनिया। तो ये वलून लिखा है, वलून रीजन। ठीक है, वलून रीजन। नाउ वेलोनिया भी बोलते हैं, वलून भी बोलते हैं। नाउ फ्लेमिश रीजन जो है बच्चों, फ्लेमिश रीजन के अंदर मैक्सिमम कौन लोग रहते हैं? डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और वेलोनिया जो रीजन है, यहां पर मोस्टली फ्रेंच भाषा जो लोग बोलते हैं वो रहते हैं। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। एक तीसरी भाषा बोलने वाले लोग भी बेल्जियम में रहते हैं। वो तीसरी भाषा है यहां पर जो सिचुएटेड है, ये ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है रीजन, यहां पर रहते हैं जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या पता चला
कि जब हम एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं बेल्जियम की, तो देयर आर 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन बेल्जियम। 3 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। एक है डच स्पीकिंग, एक है फ्रेंच स्पीकिंग और एक है जर्मन स्पीकिंग। अब जरा इनकी परसेंटेजेस की बात करते हैं कि कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो डच बोलती है, कितनी परसेंटेज फ्रेंच बोलती है, कितनी जर्मन बोलती है। तो यार सबसे इजी तो ये है, जर्मन बोलने वाले लोग ना यहाँ पे सिर्फ मात्र 1% है। ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। डच पॉपुलेशन की अगर बात करी जाए तो डच पॉपुलेशन है यहाँ पे 59%। 59% लोग जो हैं बच्चों यहाँ पे डच भाषा में बात करते हैं। और अगर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन की बात करी जाए तो दैट इज 40%। 100 में से कैलकुलेट कर लो ना यार, 59 ये हो गया, 1% हो गया और बचा कितना, 40%। 40% हो गए फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। समझ में आई बात? तो डच स्पीकर्स कंट्री के अंदर 59% मौजूद हैं, जो कि कौन से रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। यहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोग 40% मौजूद है, जो कि कहां रहते हैं, वेलोनिया रीजन में। और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ मात्र 1% है। अब अगर बच्चों कंट्री की बात करी जाए, अगर हम लोग बेल्जियम की बात करें, अगर हम लोग कंट्री की बात करें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी यहां पर डच लोगों की है और माइनॉरिटी यहां पर फ्रेंच लोगों की है कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? डच ज्यादा नंबर्स में है 59%, फ्रेंच सिर्फ 40% है, मतलब कि माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग लोग मौजूद हैं। तो मैम अभी तक तो हमें कोई कॉम्प्लिकेशन लगी नहीं, अभी तक तो हमें सिचुएशन काफी सॉर्टेड लग रही है, काफी बढ़िया लग रही है। क्या ही दिक्कत है? अभी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होगी। अब बच्चों बात आती है इस छोटू से, ये तिलक नहीं लगाया है हमने बेल्जियम को, ये जो छोटू सा रेड कलर में रीजन बना है ना, ये है बेल्जियम की कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी कौन सी है? दिस इज ब्रुसेल्स। अब जो ब्रुसेल्स है बच्चा पार्टी, ब्रुसेल्स है बेल्जियम का कैपिटल। और ब्रुसेल्स के अंदर है काफी उल्टी पुल्टी सिचुएशन, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कंट्री में जिन लोगों की मेजॉरिटी थी, ब्रुसेल्स में उन लोगों की माइनॉरिटी है। और कंट्री में जिन लोगों की माइनॉरिटी थी, ब्रुसेल्स में उन लोगों की मेजॉरिटी है। मतलब कि ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन इज 80% एंड डच स्पीकिंग पॉपुलेशन इज जस्ट 20%। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? कंट्री में डच बोलने वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले लोग कम हैं। कंट्री में फ्रेंच बोलने वाले लोग कम थे, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। अब मैम यहां पर भी चलो क्या ही दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत हो गई है ना, कि हम बोल रहे हैं कि इंडिया में हिंदूज जो है वो ज्यादा है, मुस्लिम्स कम है, लेकिन कोई ऐसा स्टेट भी तो हो सकता है जहां पे मुस्लिम ज्यादा, हिंदूज कम है। तो क्या दिक्कत हो गई इस चीज से? लेकिन दिक्कत हो गई। ठीक है, अब कैसे दिक्कत हो गई चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पीछे आएंगे और देखो यहाँ पर ना यही लिखा था, मैंने आपको मैप से समझाया, आप लोग वैसे भी समझ सकते हो कि 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच भाषा बोलते हैं, 40% वलोनिया रीजन में रहकर फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 1% लोग जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। लेकिन कैपिटल सिटी में सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां पर मेजॉरिटी है फ्रेंच स्पीकर्स की 80% और डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में है विच इज जस्ट 20%। बिल्कुल बात ही क्लियर हो गई। और ये बेल्जियम का फ्लैग देख लिया, मैप देख लिया। अब देखो प्रॉब्लम कैसे आती है। प्रॉब्लम इस तरीके से आती है कि हम लोग देखते हैं कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच, मोर पावरफुल देन द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। यार फ्रेंच लोग वैसे तो माइनॉरिटी में हैं, लेकिन जो फ्रेंच पॉपुलेशन है वो ज्यादा अमीर थी, ज्यादा पावरफुल थी, और इस वजह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी इस चीज को रिजेंट किया करती थी, इसके खिलाफ जाती थी। अच्छा नहीं लगता था उन्हें, क्योंकि हमेशा होता क्या था कि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को बेनिफिट्स जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, एजुकेशन के, वो बाद में मिलते थे। They got these benefits much later on. उसी के साथ this led to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and the 1960s and more acute tensions in the capital city Brussels. Why? तो होता क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन के फायदे मिल जाते थे क्योंकि वो अमीर थे, पावरफुल थे, लेकिन डच लोगों को मिलते नहीं थे। एंड दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू रिजेंट द फ्रेंच पीपल। ठीक है, उनके मन में वो हीन भावना आ गई थी कि भाई इनको क्यों बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे, बल्कि हम तो मेजॉरिटी में भी हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी टेंशंस जो हैं ज्यादा इमर्ज होने लगती हैं कहां पर, 1950s और 60s के दौरान दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशंस थी ब्रुसेल्स में, जो कि कैपिटल सिटी है। अब वहां टेंशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि यार अभी अभी हमने देखा था कि ब्रुसेल्स में जो कम्युनिटी ज्यादा पावरफुल है वो वहां मेजॉरिटी में है।
तो चांसेस थे बच्चों की या तो फ्रेंच लोग अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सकते थे डच लोगों के ऊपर, या फिर डच लोग अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा के अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सकते थे फ्रेंच लोगों के ऊपर। अगर ऐसा सिनेरियो आएगा तो उससे दोनों ही कम्युनिटीज की जो टेंशंस है वो कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होगी, लड़ाई जैसी स्थिति होगी, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब चालू हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये हम जानेंगे जब हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम में इसके बाद होता क्या है। When we'll study about the accommodation in Belgium in the next class। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों की बेल्जियम की इस प्रॉब्लम के साथ डील किस तरीके से किया जाता है इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। कैसा लगा आज का ये सेशन जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और जो घंटे का बटन है उसको दबा दीजिए बच्चों, दैट इज द बेल आइकन, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आ जाए। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।